27 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि न्यूज़पेपर्स में आए हुए थे। इसके अलावा हम लोग इसमें पीआईबी का और विभिन्न जो कोचिंग संस्थान है या जो अच्छे अच्छे मैगजीन्स हैं उसमें जो भी न्यूज आर्टिकल्स चर्चा में रहे उन सबको हम लोग एक बार में देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहला न्यूज जो है वो है अप्रोर इंटेंसिफाइज अगेंस्ट न्यू यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन। इसका हिंदी में मैं एक आर्टिकल निकाल लेता हूँ। यूजीसी के नए नियमों को लेकर विवाद। ठीक है, अब ये विवाद क्या है, ये हमारा एक पॉलिटिकल न्यूज है। ठीक है ना, तो हम लोग एज ए स्टूडेंट हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि विवाद जब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई गाइडलाइन नहीं आ जाता है या सरकार के द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, तब तक ये विवाद का एज ए स्टूडेंट हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीसी को देखेंगे और भारत में शिक्षा के विकास को देखेंगे, लेकिन संक्षिप्त में ये विवाद क्या है उसको भी जान लेना चाहिए। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि यूजीसी के जो कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ जो नॉर्म्स हैं, उसमें केंद्र सरकार ने बदलाव किया था। अब ये बदलाव क्यों किया था, तो जो यूजीसी है वो काम करती है उच्चतर शिक्षा में यूनिवर्सिटीज के लिए। यूजीसी का फुल फॉर्म ही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटीज के लिए जो है अनुदान देती है, पैसे देती है। अब हाल के कुछ दिनों में अगर हम लोग पिछले दशक की बात करेंगे तो पाया गया था कि यूनिवर्सिटीज में, उच्चतर संस्थानों में जो जातिगत भेदभाव है वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो उस समय मामलों में हम लोगों को नहीं जाना है, बस ये समझना है कि भेदभाव देखने के लिए मिलता था, छात्रों के साथ बदसलूकी देखने के लिए मिलती थी तथाकथित। इसके अलावा नियुक्ति जो होती है प्रोफेसर्स की, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है कुछ समस्याएं देखने के लिए मिली थी। तो भारत सरकार ने एक रिपोर्ट के आधार पर कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे, लेकिन हाल के दिनों में जो है कुछ वर्गों का ऐसा मानना है कि वो जो गाइडलाइन है वो काफी कठोर है और इससे जो समाज का एक वर्ग है वो काफी प्रभावित हो सकता है। तो इस वजह से जो है यूजीसी को लेकर हाल के दिनों में विवाद उत्पन्न हुआ है और इसका विरोध हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है विवाद का मुद्दा है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यूजीसी पे बात करेंगे। ठीक है, यूजीसी माफ कीजिएगा, यूजीसी जो है इसका पूरा नाम हम बता चुके हैं आपको, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इसका शुरुआत जो है ये 1956 में हुआ था। लेकिन यूजीसी बना कैसे, तो यूजीसी का निर्माण जो है एक समिति की अनुशंसा पर हुई थी जिसका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति, एस राधाकृष्णन समिति। ठीक है, और समिति की सिफारिश पर 1956 में ही यूजीसी का निर्माण हुआ जो यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है। ठीक है, उसका नियामक बॉडी बना, नियामक उसके लिए नियम बनाती है, किस तरीके से यूनिवर्सिटीज काम करेंगी, उसमें किस तरीके के नॉर्म्स रहेंगे, सिलेबस क्या होगा, इन सब के बारे में यूजीसी जो है ये नियम बनाती है। तो ये हमारा यूजीसी हो गया। और 1956 यानी आजादी के बाद से ही शिक्षा हमारी प्राथमिकताओं में रहा। तो हम लोग आजादी के बाद के अन्य जो आयोग आए हैं शिक्षा संबंधित उसके बारे में बात कर लेते हैं। 3 इंपॉर्टेंट आयोग जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये सब जो है पूरी शिक्षा व्यवस्था के बदलाव के लिए आया था। ठीक है, तो आप लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी सुना होगा, ये कब आया था बताइए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, और इसके अध्यक्ष थे, यानी इस समिति के अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन, है ना, कस्तूरी रंगन। और कस्तूरी रंगन जो थे वो इसरो के अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके अलावा बहुत सारे मामलों में इनकी जो है पकड़ थी, तो इस वजह से शिक्षा के लिए जब एक आयोग गठित किया गया तो उसके अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन बनाए गए। अब हम लोग बात करते हैं 1968 के आयोग के बारे में। इसका नाम था कोठारी आयोग। ये डीएस कोठारी की अध्यक्षता में बनाया गया था और इसको पहला जो है ना एजुकेशन के लिए, शिक्षा को लेकर जो है ना समिति बोला जा सकता है। ठीक है, या फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी भी इसको कहीं कहीं बोला जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 1968 में जब ये बना था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए कौन होंगे 1968 में? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, बहुत बढ़िया। सर कोठारी आयोग कब आया? 1968 में आया था मैम, 1968 में। ठीक है, 64 में आया था ना, मैं बता रहा हूँ, उसका रिपोर्ट 66 में। अच्छा, मैं वही बता रहा हूँ, ये रिपोर्ट जो कमेटी का गठन 1964 में हुआ था। ठीक है, और वो आप कमेटी का जो रिपोर्ट बता रही हूँ 66 में आया था, लेकिन मैं वो एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बता रहा हूँ कि कब उसको भारत सरकार के द्वारा मान लिया गया है कि नहीं, तो वो 1968 था। फिर सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे तो वो आया था 1986 में। अब इसके लिए किसी आयोग का गठन नहीं किया गया था, बल्कि सरकार के द्वारा डायरेक्ट हस्तक्षेप किया गया था। और जो पहला एजुकेशन पॉलिसी था उसी में कुछ बदलाव किए गए थे, और इस समय प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी।
और तीसरा है 2020 में आया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बना था। तो ये आजादी के बाद का एक संक्षिप्त इतिहास हो गया है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आजादी से पहले के जो भी नॉर्म्स है, कुछ जो चेंजेस रहे थे एजुकेशन को लेकर, उसको भी यहीं पर देख लेंगे ताकि ये पूरा विश्लेषण हो जाए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आजादी से पहले का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 1700। आप लोगों को एशियाटिक सोसाइटी के बारे में पता है? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, साल बताइए। 1784। 84 था कि 82 था? 1784 एशियाटिक सोसाइटी। देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना कि इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाएंगे किसी दिन जब हम लोग एजुकेशन पे बात करेंगे ना, तब। सबसे पहले समझ लीजिए कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना होती है 1781 में। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? कलकत्ता में मदरसा की स्थापना। फिर हो रहा है 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। अब ये सब आप गौर कर सकते हैं कि 81 और 91 में क्यों हो रहा था। तो ये दौर था 1790 के आसपास का। ये दौर जो है ना, आप गौर करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बाद का है। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद का। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। अब 1773 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था, है कि नहीं? पढ़ा है ना, कलकत्ता में जो एक न्यायालय बनाया गया था। अब क्या होता है कि न्यायालय तो बना दिया जाता है, लेकिन वहां के जो न्यायाधीश हैं वो किस अकॉर्डिंग जो है भारत में न्याय करेंगे, किस आधार पर यहाँ पर जो है जस्टिस करेंगे, उसका आता पता नहीं था। कई बार क्या होता था, उन लोगों के बीच कंफ्यूजन थी कि क्या ब्रिटेन में जो कानून है या उस आधार पे ही क्या यहाँ पर भी न्याय दिया जाए। तो इसको लेकर जो है विवाद उत्पन्न हुआ। तो जो उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी थे, उन लोगों के बीच यह मशवरा आया, ये रिकमेंडेशन आया कि हमें भारत के अतीत को देखना चाहिए कि भारत में इससे पहले जो है इसके इतिहास में न्याय किस तरीके से दिया जाता था। तो जब ये चीज पता चली तो पता चला कि यहाँ पर मनुस्मृति वगैरह जो है इस आधार पर हिंदू वर्ग को न्याय दिया जाता था प्राचीन काल में। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे तो इसमें शरिया और इस्लाम का जो कानून है उस आधार पर दिया जाता था। अब चूंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनको इसका आइडिया था नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि भारतीय ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, हिंदू ग्रंथों को, इस्लाम से संबंधित जो किताबें थी उसको। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले मदरसा 1781 में मदरसा की स्थापना करते हैं और 1791 में बनारस में जोनाथन डंकन के द्वारा एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। यहाँ से जो है एजुकेशन की बुनियाद पड़ती है, स्टार्टिंग होती है। इसके बाद क्या होता है कि 1813 में, जो 1813 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, उसके तहत पहली बार शिक्षा को लेकर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया जाता है। शिक्षा को लेकर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, लेकिन समस्या ये आती है कि ये रुपया लगभग 5 से 10 वर्षों तक ना खर्च ही नहीं किया जाता है। उसका कारण क्या था कि खर्च करने का प्रोविजन तो कर दिया गया, प्रावधान तो कर दिया गया, लेकिन ये खर्च कहाँ किया जाएगा इसके बारे में बताया ही नहीं गया। लोगों में कंफ्यूजन थी। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है बात उठी कि शिक्षा जो है उसको भारतीय लैंग्वेज में और जो भारत की प्राचीन शिक्षा परंपरा है उसी में खर्च किया जाए। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे थे जिनका मानना था कि नहीं, प्राचीन व्यवस्था को नहीं, बल्कि हम जो ब्रिटेन में जो एजुकेशन सिस्टम रखे हुए हैं, जो ब्रिटेन के लोगों को एजुकेशन दी जाती है, वही व्यवस्था भारत में दी जाए। और इसी को लेकर जो है दोनों में समस्याएं, विवाद उत्पन्न हो गया। अब इसी विवाद को जो है ना हम लोग इतिहास में आंग्ल प्राच्य विवाद जानते हैं। आंग्ल प्राच्य विवाद, इसके बारे में आप लोगों ने सुना है? पता है इसके बारे में? हेलो? नहीं सर, नहीं सुना था ये? अरे भाई, आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़िए। ठीक है, देखिए 1813 के बाद अभी समझाए हम कि कुछ वर्ग ऐसे थे जो चाहते थे कि हिंदुस्तानी परंपरा में इसके अलावा जो भारत की पुरानी व्यवस्था रही है उसी को बढ़ाया जाए, उसी लैंग्वेज में, संस्कृत में, हिंदी में, रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाई चालू रखना चाहिए। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे थे जो कहते थे कि नहीं, रीजनल लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए बल्कि अंग्रेजी में शिक्षा देना चाहिए। और यहीं पर जो है आंग्ल प्राच्य विवाद आया। प्राच्य मतलब क्या होता है? प्राच्य मतलब प्राचीन, है ना, और आंग्ल मतलब एंग्लो, इंग्लिश। ठीक है, तो कुछ लोग जो इंग्लिश को बढ़ावा देना चाहते थे वो एंग्लो के मतलब पक्ष में थे, और प्राच्य वाले थे जो प्राचीन भाषा को बढ़ावा देना चाहते थे। ये विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। बाद में चल के क्या होता है कि 1830 के आसपास, 1830 1835 के आसपास एक व्यक्ति रहता है लॉर्ड मेकाले। आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा, लॉर्ड मेकाले का। और लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में जो एक समिति बनती है
वो एक रिकमेंडेशन लेके आती है और उनके द्वारा कहा जाता है कि भारत में शिक्षा का जो रूपरेखा होगा ना वो अंग्रेजी में होगा, ठीक है, इंग्लिश में होना चाहिए। मतलब प्राच्य वाले जो थे वो हार जाते हैं और जो कहते हैं कि इंग्लिश में शिक्षा होना चाहिए उनका जीत होता है, वो जीत जाते हैं और भारत में इंग्लिश मीडियम में जो है एजुकेशन शुरू होती है। फिर बात आता है कि अचानक से भारतीय लोगों को इंग्लिश कैसे सिखाया जाएगा, क्योंकि भारतीय तो कभी इंग्लिश से रूबरू हुए नहीं, है ना, तो ये बड़ी समस्या आ गई। तो यहाँ पे जो है लॉर्ड मैकाले ने एक व्यवस्था निकाली और उसका नाम रखा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसको हिंदी में कहते हैं अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत। इसका आप लोगों ने सुना है, अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत? हाँ, ये सबसे ऊंचे वर्ग को शिक्षा दी जाती थी और वो बिल्कुल बाद में सबको देखते थे। ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसका मतलब क्या हुआ, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसका मतलब ये है कि पुराने जमाने में पानी को ना फिल्टर कैसे किया जाता था। पहले एक पतीला ले लेते थे, ठीक है, ये पतीला हो गया, इसमें पानी भरा गया। अब इस पतीले में क्या होगा ना कि छोटा छोटा सुराख बनाया जाएगा, बहुत छोटा सुराख। अब यहाँ से पानी जब छन के आएगा तो फिर एक दूसरे पतीले में जाएगा, फिर यहाँ से पानी छन के आएगा तो तीसरे पतीले में जाएगा। तो ऊपर वाला पतीला क्या होगा, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को छांटेगा, दूसरा वाला होगा उसको थोड़ा और रिफाइन करेगा, तीसरा वाला थोड़ा और रिफाइन करेगा, चौथे वाले में एकदम स्वच्छ पानी आएगा। तो ये फिल्टर करने का एक तरीका हुआ करता था प्राचीन काल में। लॉर्ड मैकाले ने यहीं से प्रेरणा लेकर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी और उन्होंने बोला कि हम समाज के उच्च वर्ग के, जो धनी वर्ग है, जो थोड़ा समझदार वर्ग है, उसको हम लोग अंग्रेजी में शिक्षा देंगे। फिर यही वर्ग जो है ना, क्या होगा कि यहाँ से नॉलेज छन छन के पहले थोड़ा नीचे जाएगा, फिर वहां से छन के थोड़ा और नीचे जाएगा और इस तरह जो है पूरे भारतीय समाज में इंग्लिश या जो आंग्ल शिक्षा है वो फैल जाएगी। ठीक है, तो यही था आंग्ल प्राच्य विवाद और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। आपसे पूछा जा सकता है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, तो आप बताएंगे लॉर्ड मैकाले के द्वारा। कब आया था, 1835 के आसपास। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ दिनों के बाद लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उसका मूल्यांकन हुआ तो पता चला कि कोई विशेष प्रगति भारतीय समाज पर देखने के लिए नहीं मिल रही है। फिर 2-3 समितियां आई, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है चार्ल्स वुड का डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच आप लोगों ने सुना है, कब आया था, साल बताएंगे? 1854। अब चार्ल्स वुड के जो डिस्पैच है, इसके समय ये समझ में आ गया था चार्ल्स वुड को कि अंग्रेजी में शिक्षा देने से भारतीयों में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो सकता है, यानी अंग्रेज जो चाहते हैं वो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने से नहीं हो सकता है। इसलिए चार्ल्स वुड ने अपना कुछ प्रावधान किया और ये बताता है कि शिक्षा को हम लोगों को मातृभाषा में देनी चाहिए, शिक्षा को हम लोगों को महिला वर्ग तक देनी चाहिए, इसके अलावा शिक्षा को हम लोगों को व्यवसाय से जोड़ना चाहिए, है ना, इंडस्ट्रीज से जोड़ना चाहिए। तो ये कुछ नया सुधार लेके आता, और चूंकि ये भारतीयों के पक्ष में नजर आता है, भारतीयों की सहूलियत के हिसाब से नजर आता है, इसीलिए चार्ल्स वुड्स के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। यहां से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक इतिहास देख लिया है, कैसे मदरसा बना कलकत्ता में, क्यों बनारस में एक संस्कृत कॉलेज स्थापित किया गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे शिक्षा को लेकर विवाद उत्पन्न हो रहा है। 1 लाख रुपए खर्च करने तो दिया जा रहा है, लेकिन वो खर्च कहाँ करना है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिर मैकाले की शिक्षा नीति आती है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आती है, अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत आता है, आंग्ल प्राच्य विवाद आता है, और इन सब के बाद अंग्रेजी शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा आता है। ठीक है, चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच, और वुड्स डिस्पैच के बाद जो है एक एक करके बहुत सारी समितियां आती हैं और उस आधार पर शिक्षा को लेकर कुछ कुछ रिकमेंडेशंस आते हैं। तो यहां से जो प्रश्न है ना, आप सीधे साल और उस आयोग को अगर याद रखेंगे तो जितने भी आप एग्जाम देंगे वहां से बनता चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ नाम लिखता हूं, आप लोग साल बताइएगा। अभी मैंने आपको मैकाले के बारे में बताया, साल बताइए इसका क्या था, मैकाले वाले का 1835। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वुड्स डिस्पैच के बारे में। ये बताइए किस साल आता है, 1854। बहुत अच्छा। इसके बाद आता है हंटर आयोग। ठीक है, हंटर, ये हंटर आयोग कब आता है बताइए, 1882-83। ठीक है, 82-83। उसके बाद आता है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, ये कब आता है, ये आता है 1904 में। ये क्यों आता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुछ सुधार करने के लिए, विश्वविद्यालयों की स्थिति को सुधार करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा इसको लाया जाता है। इसको रैले कमीशन के नाम से भी जानते हैं, इसको रैले आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला, वो था सैंडलर्स आयोग। ठीक है,
क्या नाम था? सैंडलर आयोग। ये कब आता है बताइए? बहुत अच्छा, ये होता है 1917। उसके बाद नेक्स्ट जो है सैंडलर आयोग के बाद वो आता है इसके बाद कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कुछ भारतीयों के द्वारा आता है एक हार्टोंग समिति, आप लोग याद रखिएगा, हार्टोंग समिति। ठीक है, ये कब आता है पता है? हार्टोंग समिति ये आता है 1929 में। ठीक है, तो अगर आप लोग कहीं पे संक्षिप्त नोट्स बना रहे होंगे तो इसको आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, कहीं लिख रहे होंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनता है। आप लोगों में से ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहले एग्जाम दे रखा है, बताएंगे आप लोग कि क्या यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलता है? मिलता है ना? ठीक है, तो ये एक इतिहास देख लिया और इतिहास के साथ साथ हम लोग समझ भी लिए हैं कि क्या है ना। समझ बहुत जरूरी है ताकि ये लंबे समय तक टिका रहे कि शिक्षा में सुधार क्यों है, क्यों अंग्रेजों ने सुधार करने का प्रयास किया, विवाद क्यों उत्पन्न हुआ, वो सब समझना है। ठीक है, अब देखिए हार्टोग समिति समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग एक पढ़ते हैं, ये इसको सेपरेट कर लीजिएगा, वर्धा। वर्धा का शिक्षा का ना वर्धा नियम है ना, या बुनियादी शिक्षा के लिए वर्धा योजना। तो वर्धा योजना क्या था? ये आया था 1937 में, और इसको एक प्रकार से मान सकते हैं कि गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा को लेकर जो कहते हैं कि सोच थी, जो थॉट थी, उसको ही अप्लाई करने के लिए वर्धा योजना लाई गई थी। ठीक है, तो चूंकि वर्धा योजना को मैंने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि ये भारतीय के द्वारा लाया गया था। बाकी सब जो हम लोग पढ़े हैं ना, ये अंग्रेजों के द्वारा ये सब प्रयास किया जा रहा है, भारतीय के द्वारा वर्धा योजना किया जा रहा है। अब इसके कंटिन्यूटी में जब हम आजाद हो जाते हैं, तब हमने अभी देखा साल 1956 में क्या आया था? यूजीसी, है ना? यूजीसी किस आयोग के आधार पे? आयोग का नाम क्या पढ़े थे हम लोग? सर्वपल्ली हाँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, फिर हम लोगों ने कोठारी आयोग देखा 1968 का। ठीक है, कोठारी आयोग। उसके बाद हम लोगों ने 1986 का एक पढ़ा था, सेकेंड जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो, और फिर हम लोगों ने 2020 के बारे में पढ़ा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एजुकेशन से जुड़ा हुआ जितना भी प्रश्न पूछ सकता था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके अलावा जो विभिन्न आयोग बच गए हैं यहाँ पे, ये सारे, इन सब के बारे में कुछ तो मैंने डिटेल में बता दिया, बाकी कुछ जो बचा है ना, तो एजुकेशन से रिलेटेड अगले दिन अगर कोई आर्टिकल मिलेगा तो उसको तो डिस्कस करेंगे ही, और ये सारे आयोग के संक्षिप्त इतिहास बता देंगे, क्यों लाया गया था और इसके क्या रिकमेंडेशंस रहे थे, ये भी बता देंगे। ठीक है, तो यूजीसी वाला मामला जो है हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग अगले मुद्दे पे चलते हैं। ओके, बढ़ा जाए आगे। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। ओके, थैंक्स। आगे चलता हूँ, अगला न्यूज है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद कनाडा को आई भारत की सुध। अब इसको हम लोग इस तरीके से नहीं देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे कि हाल के दिनों में अगर आप थोड़ा वर्ल्ड सिनारियो को समझते होंगे तो पता होगा कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते थे वो कहीं ना कहीं निम्न हुए थे। वहां पे जो पुराने प्रधानमंत्री थे कनाडा के, क्या नाम था उनका? जस्टिन ट्रूडो, है ना? तो उनके समय में भारत और कनाडा की जो रिलेशंस थे वो थोड़े खराब हुए थे, लेकिन वहां पे चुनाव हुआ और वो अपना पद छोड़ते हैं। उसके बाद मार्क कार्नी जो है वहां पे प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक, अब जब से मार्क कार्नी बने हैं तो भारत और कनाडा के रिश्ते फिर से धीरे धीरे बहाल होने शुरू हुए। इसके अलावा यहाँ आपको अनीता आनंद दिख रही होंगी, ये कनाडा की विदेश मंत्री हैं और ये भारतीय मूल की हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ है कि भारत और कनाडा के रिश्ते धीरे धीरे मजबूत होने शुरू हुए हैं। अब यहाँ पे अमेरिका का नाम इसलिए आया क्योंकि अमेरिका जो है ना वो क्या कर रहा है, भारत को तो आपको पता ही होगा कि डरा धमका रहा है, ये टैरिफ लगा ही रहा है। इसके साथ साथ जो उसका पड़ोसी देश है कनाडा, उसको भी धमका रहा है। तो जैसे ही जो है कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो उसी तरीके से दोनों अमेरिका से परेशान है, इसलिए दोनों क्या कर रहा है, आपस में समझौता कर रहा है, आपस में अपने रिलेशन को ठीक कर रहा है। तो यही जो है न्यूज है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया मार्क कार्नी का। मार्क कार्नी कौन है बताइए, और अनीता आनंद कौन है? मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और अनीता आनंद कनाडा की रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री हैं। ठीक है, अब कनाडा की राजधानी बताइए जरा, कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। ओटावा, बहुत अच्छा। अब जो है मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट और ले लूंगा ताकि कनाडा के बारे में सारी चीजें पता चल जाए एक ही बार में। ये इस तरीके से मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा टैब पे बनाने पे जो है मैप ठीक नहीं बनता है। यहाँ देखिए, ऊपर में कनाडा होता है, बीच में यूएसए और इधर मैक्सिको, और फिर यहाँ पे बहुत सारी देश होते हैं नीचे की तरफ। ये है कनाडा। कनाडा का यहाँ पे देखिए ओटावा इस जगह पे है, ठीक है, बीच में। और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक है। यानी
ये जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्दर्न अमेरिका जो महादेश है, उत्तरी अमेरिका, उसके पूर्वी तट पर जो है आपको अटलांटिक महासागर मिलेगा और पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर मिलेगा। ठीक है, और कनाडा की राजधानी हम लोगों ने ओटावा देख ही लिया है। कनाडा के पड़ोसी देश की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलेगा, इसकी राजधानी यहाँ पे है वॉशिंगटन डीसी। अब कनाडा के साथ अगर आपको यहाँ वाला ऊपर वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, इसका नाम अलास्का है। क्या नाम है? अलास्का। और अलास्का आप बताएंगे कि किस देश का हिस्सा है? क्या ये कनाडा का हिस्सा है? सटा हुआ तो कनाडा से है, लेकिन ये रूस का है। बिल्कुल नहीं, रूस का नहीं है। रूस का अतीत, जी, रूस का अतीत में हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अमेरिका ने इसको खरीद लिया था, और खरीदने के बाद अलास्का जो है वो यूएसए का हिस्सा हो गया और यूएसए का 50वां राज्य बना है। अमेरिका में कुल मिलाकर 50 राज्य हैं, जिसमें से 50वां राज्य अलास्का है। ये क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है, बहुत ठंड पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका खत्म हो गया। कनाडा के बारे में समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं। चीन और भारत अच्छे पड़ोसी, मित्र व साझेदार चिनफिंग। अब समझिए, अभी गणतंत्र दिवस मनाया गया है, तो विश्व के अलग अलग देश के द्वारा भारत को बधाई संदेश दिया जा रहा है। तो चिनपिंग जो है चीन के राष्ट्रपति, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप, दोनों ने जो है बधाई संदेश भेजा है। अब ट्रंप जो है बहुत सारा टैरिफ लगा दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी क्या कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका जो है बहुत घनिष्ठ सहयोगी हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं। वहीं जिनपिंग के बारे में भी पता होगा कि ये भी बॉर्डर इश्यूज तो चीन के साथ है, लेकिन ये भी अपना बधाई संदेश दे रहे हैं और भारत को मतलब बता रहे हैं कि भारत और चीन मिलकर जो है बहुत आगे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ब्रिक्स और क्वाड का आइडिया दे देता हूँ, ताकि संगठन वाला जो है टॉपिक वो भी कवर होता चले। यहाँ पे इस टॉपिक को इसलिए लिया गया है क्योंकि बहुत मजे की बात है। अगर आप वैश्विक परिदृश्य को देखेंगे, समझेंगे, तो आप पाएंगे कि अमेरिका और चीन जो है एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है वर्तमान समय में, और भारत जो है इन दोनों के साथ किसी ना तरह जो है अपना अच्छा बैलेंस बना के चल रहा है। आप कह नहीं सकते कि भारत का संबंध किसी एक देश के साथ खराब है। ठीक है, दोनों अपना संबंध अच्छे से बनाकर चल रहा है, दोनों जगह से भारत। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ब्रिक्स का और क्वाड का। ठीक है, कारण क्या है कि क्वाड को अगर देखिएगा तो इसमें आपको अमेरिका मिलेगा और अमेरिका इसकी अध्यक्षता करता हुआ मिलेगा, यानी अमेरिका बहुत पावरफुल कंट्री के रूप में मिलेगा क्वाड में। वहीं अगर ब्रिक्स की बात करेंगे तो ब्रिक्स में आपको चीन मिलेगा, रूस मिलेगा, और ये भी बहुत पावरफुल कंट्री है। तो दोनों बहुत प्रतिद्वंदी है, बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी किसी तरीके से भारत जो है इसका मतलब सामंजस्य बैठाए हुए है, बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रति संतुलित करके रखा है। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुल देशों की संख्या कितनी है ब्रिक्स में, बताएंगे आप लोग? 10 है। ठीक है, उसके अलावा ये बना कब था? तो 2006 में जो है अस्तित्व में आया। विचार जो है वो जिम ओ'नील नाम के एक अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा 2002 में दिया गया था। अस्तित्व में 2006 में आया। इसके बाद 2009 में जो है इसमें मिला है साउथ अफ्रीका। ठीक है, पहले सिर्फ 4 देश थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। 2009 में साउथ अफ्रीका इसमें मिला, उसके बाद ये ब्रिक्स बन गया। 2023 में जो है 2023 में इसमें अन्य बहुत सारे देश मिले हैं और अब देशों की संख्या 10 हो गई है। अब हम लोग क्वाड की बात करते हैं। क्वाड में देशों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, और कौन कौन से देश हैं? तो इस तरीके से क्वाड समझ सकते हैं। देखिए, एक तरफ आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, एक तरफ आपको जापान मिलेगा, एक तरफ आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलेगा और एक तरफ आपको इंडिया मिलेगा। ठीक है, तो चारों कोने पे है, इसीलिए इसको क्वाड कहते हैं। क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज है ना, तो इसमें 4 देश हैं। अब क्वाड कंट्रीज के द्वारा जो है एक सैन्य अभ्यास किया जाता है, उसका क्या नाम है? मालाबार सैन्य अभ्यास प्रतिवर्ष होता है ये। और मालाबार नाम क्यों रखा गया है? तो अगर आप भारत को इस तरीके से जानते होंगे तो ये केरल और कर्नाटक के पास का जो तट है ना, इस तट को हम लोग मालाबार के नाम से जानते हैं। तो शुरुआत में यहीं पर जो है युद्धाभ्यास वगैरह हुआ था, इसलिए इसका नाम ही जो है मालाबार युद्धाभ्यास रख दिया गया है। ठीक है, क्वाड 2026 की बात करेंगे तो इसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? क्वाड 2026 नहीं 25 की अध्यक्षता यूएसए ने किया था, 26 भारत करेगा। भारत कर रहा है, बहुत अच्छा। इसके अलावा ब्रिक्स की भी बात करेंगे तो इस साल 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल सर, 18वां ब्रिक्स है। अब देखिए मजे की बात क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि दोनों संगठन आपस में प्रतिद्वंदी हैं। ठीक है, और आप समझ भी सकते हैं, एक तरफ चीन और रूस है, एक तरफ अमेरिका है,
और भारत दोनों से जुड़ा हुआ है, और इस साल 2026 में दोनों की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो ये साल बहुत मजेदार रहने वाला है कि किस तरीके से भारत सरकार जो है एक अच्छी स्थिति बनाकर दोनों जो संगठन है उसको साधती है और किस तरीके से भारत के हितों में इसका प्रयोग करती है। ठीक है, तो जब जब इस पे आर्टिकल्स आएगा और जब इस पे चर्चा होगी, कुछ नया आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये देखिए जो 77वां रिपब्लिक डे मनाया गया है, गणतंत्र, उसके बारे में बताया गया है। इसके चीफ गेस्ट कौन है? उर्सुला वांडर लेन और ये है एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, 77वां क्रम का था, ये जरूर याद रखिएगा। और आज ही का मैं कल तो हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात कर चुके थे, आज 27 तारीख है और आज जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो हो भी गया है। ठीक है, और इसको जो है उर्सुला वांडर लेन ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कहती है मदर ऑफ ऑल डील। आपसे पूछा जा सकता है कि किस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया था, तो बता सकते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य जो डील हुआ था वो मदर ऑफ ऑल डील के नाम से जाना गया। आप बताएंगे यूरोपियन यूनियन में कुल कितने देश हैं? यूरोपियन यूनियन में कुल कितने देश हैं? 27 देश हैं। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। ये सेम न्यूज है, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसमें कुछ नहीं है खास। अच्छा, ये देखिए गणतंत्र दिवस 77वें क्रम का था। स्वतंत्रता दिवस जब मनाते हैं 15 जनवरी को, 15 अगस्त को, तो उसका फ्लैग होस्टिंग कहाँ पे होता है? सर ब्रिक्स में 11 देश हैं, इंडोनेशिया 11वां देश बना है। ठीक है, ओके, 11 देश आप मान लीजिए, क्योंकि उसमें नए देश जोड़ते रहते हैं। ठीक है सर, 11 देश होंगे, तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आगे चलते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में, और पहले स्वतंत्रता दिवस के बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोग ये बताइए कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन जो फ्लैग होस्टिंग है वो कौन करते हैं और कहाँ पे करते हैं? लाल किले पे प्रधानमंत्री। और गणतंत्र दिवस के दिन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और ये कहाँ पे करते हैं? लाल किला नहीं, लाल किला पे नहीं करते हैं, कर्तव्य पथ पे जो राष्ट्रपति भवन है वहीं से जो है उसको करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा कभी ध्यान नहीं जाता इन चीजों पे। ठीक है, तो चूंकि मैं एक व्यक्ति से कल बात कर रहा था, उनको भी ये कंफ्यूजन थी कि गणतंत्र दिवस का झंडा कहाँ फहराते हैं, तो इसलिए मैंने बात कर लिया कि गणतंत्र दिवस का झंडा जो राष्ट्रपति फहराती हैं और वो राष्ट्रपति भवन के पास जो कर्तव्य पथ है वहां पे फहराती हैं। आप इसीलिए पाएंगे कि गणतंत्र दिवस के दिन झांकियां निकलती हैं, परेड होता है उस रास्ते पे। क्या आपने स्वतंत्रता दिवस पर कोई परेड देखा है? नहीं होता है। ठीक है, वहां पे सिर्फ प्रधानमंत्री भाषण देते हैं और खत्म हो जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस के दिन परेड होता है। हमारी सैन्य क्षमताएं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी विविधता है, इसको दिखाया जाता है इसको। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस है, ये पता रहनी चाहिए। आगे चलते हैं। कर्तव्य पथ पर जीवंत हुआ ऑपरेशन सिंदूर, तो जो यहाँ बहुत सारी झांकियां निकली थी, कुल मिलाकर 30 झांकियां निकली थी। उसमें से एक झांकी जो था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी था, उस थीम पे बना हुआ था, तो वो भी काफी चर्चा बटोरता है, यही इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं। ईयू के साथ व्यापार समझौता वार्ता पूरी, घोषणा आज, तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, 27 तारीख को इसकी घोषणा हो चुकी है। आगे चलते हैं। विश्व व्यवस्था को लेकर बड़ी आशंका, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। उदाहरण बनी भारतीय चुनावी प्रणाली, हमारे लिए चुनावी प्रणाली इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करेंगे। आप ये बताइए, इलेक्शन कमीशन संविधान के किस भाग में है? 15 भाग 15, अनुच्छेद 329। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन जो है 324 से लेकर 329 तक। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है इसके आयुक्त? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ज्ञानेश कुमार है। इसके अलावा अभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा SIR किया जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विवाद बना हुआ है, इस पे आर्टिकल्स आते रहते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इसके अलावा 2 सबऑर्डिनेट होते हैं, तो ये जो है 3 सदस्यीय बॉडी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। 25 तारीख को हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, है ना। तो नेशनल वोटर्स डे मनाया गया था, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात भी की थी, आज हम लोग रिवाइज कर रहे थे, तो उसमें थीम वगैरह भी डिस्कस कर चुके थे। आगे चलते हैं। जांच एजेंसियों का यूं टकराना ठीक नहीं। अब क्या हुआ था, अगर आप लोग न्यूज फॉलो कर रहे होंगे तो कुछ दिनों पहले जो ईडी है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्शन, वो क्या हुआ था कि बंगाल में जो वहां की एक व्यक्ति थे जो तृणमूल कांग्रेस को कहते ना उसकी चुनावी रणनीति बनाते थे, उनके घर पे छापा मारने गए थे, उनके ऑफिस में। लेकिन वहां पे जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, म्यूट कर लेंगे, शहबाज आप म्यूट कर लेंगे,
ठीक है। ओके। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा वहां पे उस जगह पे पहुंच के और प्रोटेक्शन दिया गया था, जितने भी इंपॉर्टेंट डेटाज थे, मोबाइल लैपटॉप वगैरह था, उसको अपने पास सुरक्षित रख लिया गया था। तो उसके बाद जो है ना ये विवाद का मुद्दा निकल के आ गया था कि केंद्र सरकार जो है वो ईडी का प्रयोग जो है जहां कहीं भी चुनाव होता है उसके लिए करती है। तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो जितने भी वो हैं जांच एजेंसियां हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दो जांच एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीआई और ईडी। तो सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि सीबीआई जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? बताइए, सीबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और ईडी किस मंत्रालय? गृह मंत्रालय। नहीं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम नहीं करता है। ईडी बताइए, ईडी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? फाइनेंस। बिल्कुल, ये सही बता रहे हैं, फाइनेंस मंत्रालय के अंतर्गत। अब सीबीआई के बारे में समझिए क्या होता है। सीबीआई जो है ना, मंत्रालय की बात करेंगे तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अब चूंकि क्या होता है ना कि नाम से क्लियर नहीं होता है और काम इसका क्या है, जांच एजेंसी का, तो समझ में नहीं आता कि पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत भी हो सकता है क्या। जब हम लोग एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन को, सबसे पहले इसको ही छांट देते हैं, बल्कि उत्तर यही है। तो सीबीआई जो है ना वो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये 1963 में बना था और संथानम समिति की अनुशंसा पर बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? करप्शन को रोकने के लिए, करप्शन वगैरह जो था, भ्रष्टाचार, उस पर निगरानी रखने के लिए इसको बनाया गया था। इसके अलावा ईडी के बारे में सुने होंगे, तो इसके बारे में बताया गया है कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और 1956 में आया था। लेकिन जो अमेंडमेंट वगैरह हुआ ना इसमें हाल के दिनों में, उसके बाद इसकी शक्तियां बहुत बढ़ गई हैं। तो अभी जो है ये एकदम विवाद में और मुद्दे में बना रहता है, चर्चा में बना रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यूजीसी, यूजीसी के बारे में बात कर चुके हैं डिटेल में। फाइनेंस मिनिस्टर, लेटर टू फाइनेंस मिनिस्टर, ये लेटर कौन लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं डी सुब्बा राव। डी सुब्बा राव, अगर आप लोग नोट यूज करते होंगे पैसा तो उस पर देखते होंगे कुछ दिन पहले डी सुब्बा राव का साइन रहता था। ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। तो आरबीआई के गवर्नर डी सुब्बा राव जो है एक लेख लिखे हैं और ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको कुछ सुझाव देते हैं। सुझाव क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि फरवरी के महीने में बजट आता है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन करके कुछ चीजों पर हमारी जो गृह मंत्री, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उनको कुछ रिकमेंडेशन दे रहे हैं। उसी पे है, तो हमारे लिए रिकमेंडेशन उतना जरूरी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। मेंस में और जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बजट। तो बजट शब्द जो है हमारे संविधान में कहीं पे भी नहीं है। इसके जगह पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण ऐसा लिखा गया है। और अनुच्छेद कौन सा है? 112 है, ठीक है। बजट से एक शाम पहले या एक दिन पहले जो है इकोनॉमिक सर्वे आता है। इकोनॉमिक सर्वे पिछले फाइनेंशियल ईयर का लेखा जोखा देता है, भारत सरकार की क्या उपलब्धि रही है, सरकार ने किस तरह काम किया उसके बारे में बताता है। इसके अलावा बजट जो है वो आने वाले वर्ष में भारत सरकार क्या क्या करेगी, किन योजनाओं पर खर्च करेगी, किस तरीके अर्थव्यवस्था को मजबूती बना के रखेगी, उस पर बात करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला न्यूज क्या है? हाउ विल यूएस एग्जिट अफेक्ट सोलर अलायंस। आप लोगों को पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, आईएसए पता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभिषेक बार बार हाथ हैंड रेज कर रहे हैं, क्या हुआ? जी अभिषेक बताइए, आपको कुछ कहना है? सर बजट के बारे में चर्चा किए तो थोड़ा सा उसमें इसमें लेखानुदान के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए ना सर। लेखानुदान 116 में है। इस सब के बारे में जरूर बताएंगे, ठीक है। अभी एक दो दिन में क्या होगा कि अभी हाल फिलहाल में ना बजट पे ही आर्टिकल्स आएंगे। तो चूंकि आज हम लोगों ने यूजीसी और शिक्षा को देख लिया है डिटेल में, तो हम लोग जो नेक्स्ट डे होगा उस दिन बजट को ले आएंगे, है ना। एक दो टॉपिक ऐसा होगा ना जिसको हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे शुरू से लेके लास्ट तक, ताकि करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक भी क्लियर हो जाए। तो एक टॉपिक हो चुका है ना, इसलिए हम लोग थोड़ा आगे स्पीड में बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग बजट को एकदम अच्छे से बताएंगे, जितना भी आपका कंफ्यूजन है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी तो दे ही देंगे। बजट के सारे प्रावधान, सारी योजना, कितना मद खर्च हुआ है, सब यहीं पे याद भी करा देंगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का, साथ में बिहार गवर्नमेंट का भी। तो एकदम घबराइए नहीं, सब आराम आराम से होने दीजिए और बहुत मजे में चलेंगे, ठीक है ना। एक ही दिन में बहुत ज्यादा बॉम्बार्डमेंट भी नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। जितना जरूरत होगा उतना हम जरूर बताएंगे आपको। और इस क्लास का खासियत ही यही है कि एग्जाम पर्पज से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ना, सब बताया जाएगा, ठीक है ना। ओके, बता दिया जाएगा, जरूर बताएंगे। हम लोग अभी सोलर अलायंस के बारे में बात कर लेते हैं। आईएसए, इसकी शुरुआत कब हुई थी, साल बताइए? 2015 में। 2015। अब 2015 में जो है ना,
यहाँ पे COP21 हुआ था, COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की संख्या 21। COP21 ये कहाँ पे हुआ था? तो पेरिस में हुआ था, पेरिस। इसको पेरिस जलवायु सम्मेलन भी कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 वाला, ये साल जरूर याद रखिएगा। इसमें बहुत सारी चीजें आई थी, उसको हम लोग जब एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे तो उस दिन देखेंगे कि क्या बातें हुई थी उस पर। हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट है सोलर अलायंस ISA। ये 2015 में जब मोदी जी पेरिस गए हुए थे, पेरिस किस देश में है? फ्रांस में। तो जब फ्रांस गए हुए थे तो वहां पे मोदी जी जो है, तभी याद कीजिए 2014 में नए नए प्रधानमंत्री बने थे, तो 2015 में जाके बोले कि हम एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना रहे हैं। और अकेले नहीं, भारत के साथ साथ फ्रांस भी मिल गया इसमें, फ्रांस, क्योंकि वो पेरिस फ्रांस में आयोजित हो रहा था, तो फ्रांस भी इसमें सहयोग कर देता है। तो आप जान सकते हैं कि ISA को शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो भारत और फ्रांस के द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया। अब ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ISA का हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम हरियाणा में मिलेगा। 2015 में शुरू हुआ था और ये भारत फ्रांस की कहते हैं ना संयुक्त वो है, मतलब संयुक्त रूप से बनाया गया था। और बहुत सारे देश इसमें जुड़े हैं, 100 से ज्यादा सदस्य इसमें हैं। अब इसमें अमेरिका भी जुड़ा हुआ था, लेकिन 2 दिन पहले जब हम लोग न्यूज आर्टिकल फॉलो कर रहे थे तो उसमें हमने बात किया था कि अमेरिका जो है विश्व के लगभग 66 संगठनों से बाहर निकलने का बात कर चुका है, कुछ से तो निकल भी गया है। तो कहा जा रहा है कि अगर ये ISA से अगर US निकल जाता है तो इसको वित्त पोषित कौन करेगा, पैसा कौन देगा? ये जो सोलर के क्षेत्र में जो कह सकते हैं ना कि सोलर प्लेट हो गया, बैटरी हो गया, सोलर प्लेट बनता किसका है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन सबसे ज्यादा है किसके पास? टेक्नोलॉजी किसके पास है? तो ये सब अमेरिका के पास है। अब अमेरिका अगर इस संगठन से बाहर निकल जाता है तो फिर ये संगठन जिस पर्पस से बनाया गया था, जिस काम से बनाया गया था, क्या वो अपने एम को अचीव कर पाएगा? इसी के बारे में जो है इस आर्टिकल में बात किया गया है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट था? ISA कब बना, कहाँ हेडक्वार्टर है, कि कौन कौन से देश इसमें शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रिक्स, चूंकि ब्रिक्स इस बार भारत जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए इस पे आर्टिकल छपते रहते हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट न्यूज आर्टिकल, ये जो है आपको निबंध के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो लोग भी BPSC मेंस देना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एक कोटेशन है, क्या कह रहा है? कोई भी जिसने सीखना छोड़ दिया, चाहे उसकी उम्र 20 साल हो या 80 साल, वह वृद्ध हो चुका है। और कोई भी जिसने ज्ञान प्राप्त करना जारी रखा हुआ है, वह युवा है। तो सिंपल मतलब ये है कि सीखने की प्रवृत्ति जब तक आपके अंदर है, चाहे आपका उम्र 80 साल हो या 50 साल हो या 100 साल हो, तब तक आप युवा हैं। और अगर आप 20 साल की उम्र में भी कुछ नया सीखना छोड़ देते हैं तो आप बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है निबंध में यूज आती हैं, तो इसको हम लोग देखते रहना चाहिए। कुछ चीजें जो न्यूज में आज रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग पॉइंट वाइज भी क्लियर करते हैं, है ना, क्विकली तो देख लेते हैं। पहला न्यूज कहा जा रहा है, निधन के बारे में बताया जा रहा है। तो एक पत्रकार थे जिनका नाम था सर मार्क टली। नाम क्या था? सर मार्क टली। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये BBC के पत्रकार रहे थे। ठीक है, BBC का फुल फॉर्म पता है किसी को? बताइए। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। बहुत अच्छा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो उसके द्वारा मतलब उसके ही जो है ये थे पत्रकार, उनका निधन हो गया था। ठीक है, और ये लाइव रिपोर्टिंग वगैरह के लिए बहुत फेमस थे। कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में जितने भी इंपॉर्टेंट आजादी के बाद जो जो घटनाक्रम हुए, चाहे इंदिरा गांधी का डेथ हो, राजीव गांधी का आप कह सकते हैं कि उनका जब निधन हुआ था वो, ठीक है, इसके अलावा जो कारगिल युद्ध वगैरह हुआ था, तो उन सब की रिपोर्टिंग के लिए जो है ये काफी प्रचलित थे, जाने जाते थे। ठीक है, और इनको वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से। BBC की स्थापना कब हुई थी? 1922 में। ठीक है, तो वर्तमान में भी BBC के कुछ अच्छे पत्रकार हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। YouTube वगैरह पे भी आप तो इसका प्रसारण शुरू हो गया है, पहले सिर्फ रेडियो पे आता था, तो इसको देख सकते हैं। इसका एक बहुत ही फेमस कार्यक्रम है दिन भर, है ना, ये पूरे दिन का आधे घंटे में न्यूज बताता है बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा दुनिया जहान करके इसका एक कार्यक्रम आता है, दुनिया जहान। फिर एक विवेचना करके इसकी कार्यक्रम आती है ना, विवेचना, किसी एक मुद्दे पर जो है उसको बहुत व्यापक तौर पे उसमें सारी जानकारियां देते हैं। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। अगला है फेज्ड बैटल अरे। फेज्ड बैटल, फेज मतलब क्या होता है? क्रम, है ना। तो क्या होता है फेज्ड बैटल अरे? क्या हुआ है? रणभूमि व्यूह रचना। तो अभी जो 77वीं रिपब्लिक डे के दिन जो परेड हुई है, उसमें जो है भारतीय सेना ने इसका प्रदर्शन किया है,
फेस्ड बैटल अरे का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक युद्ध की स्थिति के दौरान क्या परिस्थितियां बनती हैं उसको इसमें दर्शाया गया था। इसको 3 चरणों में दिखाया गया था। पहले चरण में बताया गया था कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो किस तरीके से काम करती है। दूसरे क्रम में दिखाया गया था कि हमारी सेना किस तरीके से अटैक करती है, और तीसरे क्रम में दिखाया गया था कि अटैक के बाद जो हमारा फायर सपोर्ट है या एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस तरीके से सेना का मदद करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रहा है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, इसके साथ मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। जैसे इस बार का जो 77वां गणतंत्र दिवस के दिन जो परेड हुआ था, तो उसमें राज्य में उड़ीसा को जो है ना पहला स्थान मिला है, ठीक है। तो उड़ीसा याद रखिएगा, उड़ीसा की झांकी थी सॉइल टू सिलिकन, ठीक है। नाम क्या था? सॉइल टू सिलिकन, रूटेड इन ट्रेडिशनल राइज विथ इनोवेशन, ठीक है। सॉइल टू सिलिकन का मतलब क्या है? मिट्टी से लेकर सिलिकन तक, यानी मिट्टी पता है एकदम निम्न से लेकर और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है उन सबको समाहित कर लिया है ये। तो सॉइल टू सिलिकन ये उड़ीसा का जो वो था, झांकी था, उसका थीम था। और मंत्रालय की बात करेंगे तो मंत्रालय था संस्कृति मंत्रालय, और इसका थीम क्या था? संस्कृति मंत्रालय का जो झांकी था उसका थीम था वंदे मातरम, सोल क्राई ऑफ इंडिया, है ना, सोल क्राई ऑफ नेशन। तो याद रखिएगा ये चीज। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ कि 77वां जो गणतंत्र दिवस था इसका थीम क्या था? एज अ होल इसका थीम क्या था? वंदे मातरम के 150 वर्ष। बहुत अच्छा, वंदे मातरम के 150 वर्ष। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा क्या था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के बारे में बात किया था। आज हम लोग वीरता पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। तो शांति काल का जो वीरता पुरस्कार होता है उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है अशोक चक्र। अब अशोक चक्र किसको दिया गया है इस बार? तो शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। आप लोग इनको जानते भी होंगे। ये अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन गए थे, है ना, ISA। किस प्रोग्राम के तहत गए थे? तो एक्सियोम 4 मिशन था, उसके तहत गए थे। 15 दिन रहे थे, जून में गए थे, ठीक है। इसके अलावा अशोक चक्र पाने वाले ये दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। इससे पहले राकेश शर्मा को मिला था। राकेश शर्मा वही व्यक्ति हैं जो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं जो स्पेस में गए थे 1984 में। इसके अलावा कीर्ति चक्र की बात करेंगे, दूसरे क्रम का होता है, तो बहुत सारे लोगों को दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट में ये प्रशांत बालाकृष्णन याद रखिएगा, और मेजर अर्शदीप याद रखना है। फिर शौर्य चक्र की बात करेंगे तो 13 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक। अगला है JC डेनियल पुरस्कार। तो JC डेनियल पुरस्कार जो है ना, ये केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब JC डेनियल थे कौन? तो JC डेनियल जो है वो मलयालम सिनेमा का जनक इनको माना जाता है। मलयालम लैंग्वेज कहाँ फॉलो किया जाता है, किस राज्य में? मलयालम किस? केरल में, ठीक है, केरल में। तो मलयालम सिनेमा के जनक JC डेनियल को माना जाता है, और तो वही केरल सरकार जो है ना, ये JC डेनियल पुरस्कार देती है हर वर्ष। इस बार शारदा नाम की एक एक्ट्रेस है, उनको दिया गया था, ठीक है। 32वें क्रम का है। तो एक बार ध्यान रहना चाहिए, पूछे ना पूछो तो ठीक है, लेकिन एक बार पढ़ा हुआ रहेगा तो कुछ ना कुछ याद जरूर आ जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो WCO के द्वारा, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। अब वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का इतिहास देख लेते हैं। तो 1952 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन शुरू में इसको CCC के नाम से जाना जाता था, यानी कस्टम कारपोरेशन काउंसिल के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1994 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम ब्रुसेल्स। बेल्जियम ब्रुसेल्स में 2 अन्य संगठनों का भी हेडक्वार्टर है। बताइए कौन कौन सा है? नाटो और यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में देशों की संख्या 27 है, नाटो में है 32, ठीक है, ओके। इसमें देखिए 2 पॉइंट और लिखा हुआ है कि भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क में कब जुड़ा था? तो 1971 में जुड़ा था। 1971 में देखिए एक और चीज बना था, बताइए तो क्या था? 1971 याद आ रहा है? ईरान से जुड़ा हुआ है कुछ, रामसर कन्वेंशन। आर्द्र भूमि, बहुत बढ़िया, है ना। ईरान का एक शहर था ना रामसर, वहीं पे ये हुआ था 1971 में। भारत कब जुड़ा है इससे? 1975। नहीं 1982 में, ठीक है, 1982 में। बिहार के कितने स्थानों को आर्द्र मतलब उसके आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया है? बिहार के कितने हैं? 6 हैं। पहला तो था वो कांवर ताल था, दूसरा है नागी नकटी, तीसरा नकटी, उसके बाद 3 एक तो है उदयपुर जो वेस्ट चंपारण में है, उसके बाद कौन सा है बताइए? उदयपुर के बाद गोगाबिल तो लास्ट वाला है जो कटिहार में है। जी, एक मिस हो गया, बक्सर का है, बताइए बक्सर का क्या नाम है? गोकुल जी, गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय,
ठीक है, ये एकदम डायरेक्ट पूछता है भाई एग्जाम में। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। 39th क्रम का था, 2020 में 5 जून को बना है, पर्यावरण दिवस के दिन। नागी नकटी, ठीक है, 82-83 है ना, जमुई का है। उदयपुर है ना, ये वेस्ट पश्चिम चंपारण में है। गोकुल बक्सर में है, और गोगाबिल कटिहार में है। गोगाबिल जो है, इसको बिहार का पहला सामुदायिक झील का दर्जा भी मिला हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। एक जिला एक व्यंजन पहल। आप लोगों ने एक जिला एक उत्पाद सुना होगा, एक जिला एक उत्पाद, तो ये उससे थोड़ा अलग है, एक जिला एक व्यंजन। ठीक है, ये अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया था, और इसका शुरुआत लखनऊ से किया गया है, प्रेरणा स्थल से। प्रेरणा स्थल कहाँ है? लखनऊ में है। 25 दिसंबर को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो लखनऊ से ही शुरू कर रहे हैं। लखनऊ को हाल ही में ना यूनेस्को का एक अवार्ड से सम्मानित किया गया, एक लिस्ट में शामिल किया गया। पता है क्या आप लोगों को? पाक कला में मिला है, उसका अवार्ड मिला था। बिल्कुल, गेस्ट्रोनॉमिकल सिटी के लिस्ट में इसको स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये लखनऊ को याद रखिएगा, चूंकि यूनेस्को से मिला है, तो यूनेस्को वगैरह में अगर कोई चीज आ जाता है ना, तो एकदम पूछता है। अच्छा, यूनेस्को में हाल ही में कौन से साइट को सम्मिलित किया गया है? भारत का कौन सा है 42वां साइट? बताइए तो। 44वां मराठा सैन्य परिदृश्य। परिदृश्य। बहुत अच्छा। 43rd क्रम का कौन है बताइए? मैदाम कहाँ का है? आसाम। आसाम का है। बहुत अच्छा। फिर यूपी का ना 24 जून को स्थापना दिवस मनाते हैं, इस बार 77वां स्थापना दिवस था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है उसको पहले, आजादी से पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। पहले मुख्यमंत्री इसके गोविंद बल्लभ पंत थे, और सरोजिनी नायडू इसकी राज्यपाल हुआ करती थी। महिला मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं यूपी में, सुचेता कृपलानी। ठीक है, तो यूपी का ही जो है ना यूपी गौरव सम्मान दिया गया है शुभांशु शुक्ला को और अलख पांडे को। तो अलख पांडे वो पीडब्ल्यू के फाउंडर हैं, और शुभांशु शुक्ला जो है ये आपको अंतरिक्ष में गए हुए थे। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में। अच्छा, मोदी जी जो है ना मन की बात करते हैं, तो 130वें मन की बात में उन्होंने एक नदी की चर्चा की थी, इसका नाम था तमसा नदी। तमसा नदी को ही टोंस नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, टोंस नदी। और टोंस जो है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सतना एमपी से। ठीक है, और ये कैमूर की पहाड़ियों से निकलता है। अब कैमूर की पहाड़ी सुनकर ऐसा लगता है कि ये बिहार में कहीं पे होगा, लेकिन ये सतना जिला एमपी से शुरू होती है। ठीक है, और वहां से निकल कर जो है फिर वो जाती है यूपी में, और यूपी में सिरसा नाम का एक जगह है, वहां पे ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो टोंस नदी याद रखिएगा। और टोंस नदी पे जो है ना इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे बेलन है, बीहर है और महाना है। उसी में बीहर नदी पर जो है चचाई वाटरफॉल भी है। तो ये चचाई वाटरफॉल वगैरह चर्चा में मिलेगा, तो याद रखिएगा ये बीहर नदी पे है। और बीहर नदी जो है वो खुद में इसकी ट्रिब्यूटरी है, टोंस नदी की ट्रिब्यूटरी है। अब लास्ट न्यूज है बिंग्स इंडिया 2026। तो ये डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, बिंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पे हुआ है। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पे हुआ है। अच्छा, आप लोग ये बताइए तो कैंपगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ पे है? कैंपगौड़ा एयरपोर्ट किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक। बिल्कुल, कर्नाटक में है, तो वो भी याद रखिएगा। लेकिन कैंपगौड़ा और बेगमपेट में अंतर है, याद रखिएगा। बेगमपेट कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद किस राज्य में है बताइए? तेलंगाना में। तेलंगाना कब बना था? तेलंगाना किस साल बना है? 2014 में। ठीक है, राज्यों की संख्या टोटल कितनी है भारत में अभी टोटल? 28। यूटी कितना है? 8 है। बहुत अच्छा। ग्रंथ सर? कुटीर, अब हाँ जी बताइए। सर, ये टोंस नदी पे ही बिहार जलप्रपात भी है ना? जी जी जी, उसी पे है। ठीक है, आगे चले। ग्रंथ कुटीर क्या है? तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन के अंदर ही ग्रंथ कुटीर नाम का जो है एक छोटा सा विभाग खोला गया है। इसमें 11 शास्त्रीय भाषाओं की पांडुलिपियों और साहित्य का संग्रहण किया गया है। ठीक है, 11 शास्त्रीय भाषा यहाँ पे आ गई है, इसको देख लेते हैं। तो हाल ही में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? बंगाली, प्राकृत, पाली, मराठी और असमिया। ठीक है, अब गौर कीजिएगा कि बंगाली, प्राकृत, पाली और असमिया ये सब बिहार के आसपास के क्षेत्रों में ही बोला जाता है शुरू से लेकर अभी तक, और इसमें एक मराठी जोड़ दीजिए। ठीक है, तो बंगाली, प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया। और शुरू में कुछ और 6 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया था। तो तमिल लैंग्वेज याद रखिएगा 2004 में जोड़ा गया था, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। कुल मिलाकर 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, अब
22 भाषाएं दी गई हैं हमारे संविधान में, उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये 22 भाषाएं जो हैं हमारे क्या मूल संविधान में थी? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 14 भाषाएं थी, ठीक है, सॉरी 14। तो बाद में क्या हुआ, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा एक भाषा जोड़ा गया जिसका नाम सिंधी था, ठीक है। फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, और फिर 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो इन सबको जोड़ने पे क्या हो जाता है, टोटल मिलाकर 22 हो जाता है। अब गौर कीजिएगा कि इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो 21 और 71 को जोड़िएगा तो वो 92 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसके अलावा 1 और 3 को जोड़ने पे 4 हो जाता है, तो इस तरीके से याद करने पे हो जाता है। अच्छा, ये 22 भाषाएं जो हैं इसका जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया? 8वीं अनुसूची, ठीक है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर खत्म होता है। हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जितने भी पॉइंट्स थे, सबको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो क्लास यहीं पे एंड होता है। आप लोगों को कुछ कहना है, कुछ बात करनी है तो आप कर सकते हैं।